नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और मैं आ गई हूँ लेकर के एक और नई ऑडियो बुक समरी। शुरू करते हैं आज की किताब को, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। और इस किताब की बात करें तो सबसे पहले इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है? क्या हाई रिटर्न्स के लिए आपके अंदर हाई आईक्यू होना ही चाहिए? जी नहीं, बेंजामिन ग्राहम तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जिसमें डिसिप्लिन हो, पेशेंस हो और जिसके अंदर लर्निंग का पैशन हो, यानी कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आता हो और आपके अंदर इंडिपेंडेंटली सोचने की एबिलिटी हो। ग्राहम का मानना है कि इंसान के अंदर इस टाइप की इंटेलिजेंस उसके ब्रेन से ज्यादा कैरेक्टर पर फोकस करती है। क्या आपको पता है कि सर आइजैक न्यूटन ने एक बार स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे? उस टाइम पर साउथ सी कंपनी के स्टॉक्स यूके में सबसे ज्यादा डिमांड में थे। न्यूटन को लगा कि स्टॉक मार्केट में पैनिक फैला हुआ है, इसीलिए उन्होंने अपने सारे स्टॉक बेच दिए और उन्हें 7,000 यूरो का 100% प्रॉफिट हुआ था। हालांकि कुछ महीने बाद ही न्यूटन ने भी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के साउथ सी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट किया, और वो भी पहले से ज्यादा अमाउंट। लेकिन इस बार उन्हें 20,000 यूरो का लॉस उठाना पड़ा। बाद में उन्होंने कहा भी कि वो आसमान के सितारों की अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन लोगों के इमोशंस को नहीं समझ सकते। और उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि आज के बाद मेरे सामने साउथ सी का नाम बिल्कुल मत लेना। तो क्या न्यूटन पेशेंट, डिसिप्लिन और सीखने के उत्सुक थे? बेशक, वो फिजिक्स के जीनियस थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में उनकी नॉलेज उतनी भी कमाल की नहीं थी। उनका खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं था, इसीलिए उन्होंने दूसरों की बातों में आकर के अपना नुकसान करवा लिया था। न्यूटन एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट तो थे, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं थे। स्टॉक ट्रेडिंग की दुनिया पहले मेडिएवल गिल्ड की तरह होती थी, जब लोग गैसवर्क और सुपरस्टिशंस पर ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन बेंजामिन ग्राहम के आने से काफी कुछ चेंजेस आए। अपनी किताब के थ्रू उन्होंने इन्वेस्टिंग में इस तरीके से क्लैरिटी और स्ट्रक्चर सेट किए कि ये एक मॉडर्न प्रोफेशन बन गया। अब सवाल ये आता है कि बेंजामिन ग्राहम कैसे इन्वेस्टमेंट के फील्ड में एक इतना बड़ा नाम बन गए? तो कैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट में इतनी नॉलेज अचीव की? तो बात ऐसी है कि बेंजामिन ग्राहम 1894 में लंदन की रिच फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर चाइनीज पोर्सिलेन के डीलर थे, और बेंजामिन जब 1 साल के हुए तो उनकी फैमिली न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई। उनकी फैमिली न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू में रहती थी। उनके पास एक बहुत बड़ा घर था जिसमें कई सारे सर्वेंट्स थे। फिर कुछ सालों के बाद ही बेंजामिन के फादर की डेथ हो गई। पोर्सिलेन का फैमिली बिजनेस घाटे में चलने लगा और वो लोग गरीब हो गए। बेंजामिन की मदर ने घर में कुछ किराएदार रख लिए और साथ ही कुछ पैसा स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो उनका सारा पैसा डूब गया। बेंजामिन को एक बार बड़ी एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ी जब वो अपनी मदर का दिया हुआ चेक कैश करने बैंक में गए। बैंक के एम्प्लॉय ने उनसे कहा कि क्या उनकी माँ के अकाउंट में $5 भी है? और यही वो मोमेंट था, यही वो पल था जिसने उन्हें हार्डवर्क करके अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट किया। तो बड़े होकर के उन्होंने कॉलेज की स्कॉलरशिप ली। बेंजामिन ने अपनी क्लास में टॉप किया था। उस टाइम वो सिर्फ 20 साल के थे, लेकिन उन्हें 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट से टीचिंग का ऑफर मिल रहा था। लेकिन बेंजामिन को मना करना पड़ा। उस वक्त उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वॉल स्ट्रीट पर था। उन्होंने एक क्लर्क की जॉब से अपने फाइनेंशियल करियर की शुरुआत की। बाद में वो एनालिस्ट बने और उसके बाद पार्टनर। फिर जल्दी ही बेंजामिन ने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल ली, जिसका नाम था ग्राहम न्यूमैन कॉर्प। 20 सालों तक उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म सालाना का 14.7% रिटर्न्स कमाती रही। साल 1929 से 1932 तक ग्रेट क्रैश रहा, लेकिन ग्राहम की कंपनी ने ये क्रैश ना सिर्फ सर्वाइव किया, बल्कि उसके बाद और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया। उनकी फर्म वॉल स्ट्रीट की सबसे सक्सेसफुल फर्म थी। लेकिन ये सब उन्होंने किया कैसे? कैसे ग्राहम ने इतना लंबा और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट करियर मेंटेन किया? इस किताब में आपको ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पढ़ने को मिलेंगे जो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में मदद करेंगे। आप सीखेंगे कि कैसे रिस्क को मिनिमाइज करके आप स्मार्टली अपने स्टॉक को चूज कर सकते हो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम की ये किताब फर्स्ट टाइम 1973 में पब्लिश हुई थी, लेकिन बेंजामिन की टीचिंग इतनी एसेंशियल और इंसाइटफुल है कि आज के टाइम में पूरी तरह से रेलेवेंट है। और बिजनेस मैग्नेट वॉरेन बुफे कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट पर लिखी गई अब तक की बेस्ट किताब है। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन की। क्या आपको पता है कि दिन खत्म होने पर जब बेल बजती है तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स खुश हो जाते हैं? वो इसलिए कि चाहे आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट, लेकिन उन्होंने तो अपने पैसे कमा लिए। आपको एक इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के बीच का फर्क पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में बहुत से स्पेकुलेटर्स होते हैं, लेकिन आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। स्पेकुलेटर्स गैम्बर्स यानी कि जुएबाजों की तरह होते हैं। जैसे कि गैम्बर्स हाई रिस्क पर काफी सारा पैसा लगा लेते हैं, तो कभी कभी उनको बाई चांस प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर उनको लॉस ही होता है। लेकिन वो जीते या हारे, सबसे ज्यादा फायदा तो कसिनो को होता है। तो आप ये कैसे श्योर करेंगे कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ स्पेकुलेशन लगा रहे हैं? सबसे पहले तो जब आप किसी कंपनी को स्टडी करते हैं तो स्टॉक लेने से पहले उस कंपनी की कमी या खूबियों के बारे में पता कर लीजिए। दूसरी चीज है हाई रिस्क को अवॉइड करें, और थर्ड एडिक्वेट रिटर्न्स एक्सपेक्ट करो, ना कि ओवरली हाई रिटर्न्स। तो अगर आप ये तीनों रूल्स माइंड में रखोगे तो इन्वेस्टमेंट में लॉस को अवॉइड कर सकते हो। तब आप खुद के लिए पैसा अर्न करोगे, ना कि ब्रोकर के लिए। स्पेकुलेटर्स रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जबकि इन्वेस्टर्स हमेशा केयरफुल रहते हैं, इसीलिए उनकी सक्सेस भी लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रह पाती है। ग्राहम की गाइडलाइंस फॉलो करके आप भी अपने सक्सेस को लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर कर सकते हैं। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन और डे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों को ये किसी फाइनेंशियल वीडियो गेम प्ले करने जैसा ही थ्रिलिंग लगता है। बार में, रेस्टोरेंट्स में या कैफेटेरिया, आजकल हर जगह से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आजकल टीवी और इंटरनेट में फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन असल में देखा जाए तो प्रॉब्लम की जड़ भी यही है। लोग मिस इन्फॉर्म हो रहे हैं। हर जगह से उन्हें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं। उनके पास प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन की कमी है। लोग सिर्फ टीवी स्क्रीन में स्टॉक्स के नंबर पढ़ते हैं, और इनमें से ज्यादातर लोग स्पेकुलेटर्स ही होते हैं। वो जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में उनके पास जीरो नॉलेज होती है, और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस टिंकर सिंबल से मतलब है ताकि वो स्टॉक्स ले सके।
1998 में एक छोटी सी बिल्डिंग मेंटेनेंस कंपनी के स्टॉक प्राइस देखते ही देखते ट्रिपल हो गए थे। कंपनी का नाम था टेम्को सर्विसेज। दरअसल हुआ ये कि लोग इसके टिकर सिंबल से कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने टीएमसीओ को टीएमसीएस समझ लिया था, जो कि किसी दूसरी कंपनी का टिकर सिंबल था। टिकट मास्टर ऑनलाइन एक पॉपुलर वेबसाइट है जिसका खुद का आईपीओ था, पर लोगों ने टेम्को सर्विसेज को टिकट मास्टर ऑनलाइन कंपनी समझकर स्टॉक लेने शुरू कर दिए थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि 2 मिनट उस कंपनी की जरा जांच पड़ताल कर ली जाए जिसमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप डेली स्टॉक प्राइस चेक नहीं करेंगे तो क्या आपको सही लगेगा? ग्राहम के हिसाब से कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए और स्टॉक की डेली फ्लक्चुएशन की बजाय कंपनी की वैल्यू देखिए, क्योंकि तभी आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने से खुद को बचा पाएंगे। एक बार सीआईबीसी में एक ऐसा ही एनालिस्ट था जिसने कहा कि Amazon.com का प्राइस टारगेट $150 से $400 बढ़ जाएगा। रिजल्ट ये हुआ कि Amazon के स्टॉक्स 14% बढ़ गए। ये बात 1998 की है। हुआ ये कि लोगों ने इस स्टेटमेंट को इतना सीरियस ले लिया कि Amazon के स्टॉक्स लगातार बढ़ते चले गए और कुछ हफ्तों के बाद ये $400 से भी ज्यादा बढ़ गए। इसी के साथ आगे बात करते हैं अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। 1990 यानी कि 1990 में स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी करी कि 1802 से स्टॉक्स में हर साल 7% का रिटर्न्स है। इसका मतलब था कि 1990 में इन्वेस्टर्स एटलीस्ट 7% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते थे। पहले फोरकास्टर्स की फ्यूचर प्रेडिक्शन इस बेस पर होती थी क्योंकि उन्हें पास्ट पर पूरा ट्रस्ट था। हालांकि ग्राहम के हिसाब से ये चीज लॉजिक और रीजन के परे है, क्योंकि ऑथर ने हमेशा ही प्रैक्टिकलिटी और कॉमन सेंस को प्रायोरिटी दी है। वो आर्ग्यू करते हैं कि स्टॉक मार्केट का पास्ट बिहेवियर फ्यूचर में काम नहीं आ सकता। इनफैक्ट कई बार फोरकास्टर से टेरिबल मिस्टेक्स हुई है। केविन लैंडिस फर्स्ट एंड म्यूचुअल फंड्स के एक मैनेजर थे। उन्होंने 1999 में CNN के लिए एक इंटरव्यू दिया था। उनसे पूछा गया था कि क्या वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के स्टॉक्स ओवर वैल्यू किए जा रहे हैं। इस पर लैंडिस का कहना था, बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और आने वाले सालों में और ज्यादा करती जाएगी, इसीलिए इसका प्राइस एकदम ठीक है। रॉबर्ट फ्रोलिक कैंपर फंड्स के एक स्ट्रेटेजिस्ट थे। 2000 के वॉल स्ट्रीट जर्नल में उनका इंटरव्यू था। उनका मानना था कि लोगों को हाई स्टॉक प्राइस वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने से डरना नहीं चाहिए। कंपनीज के अनुसार ये कंपनीज राइट लोगों और राइट विजन के साथ चलती है, इसीलिए इन पर बेफिक्र होकर के इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जेफरी एप्पलगेट लेहमन ब्रदर्स में एक स्ट्रेटेजिस्ट थे जिनके बारे में बिजनेस वीक 2000 में आर्टिकल पब्लिश हुआ था। वो कहते हैं कि स्टॉक प्राइस हाई होने का ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टिंग में रिस्क है, लेकिन सच तो ये है कि ये वाकई में रिस्की होता है। स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टिंग करना हमेशा से ही रिस्की रहा है, चाहे पास्ट की बात हो या प्रेजेंट की, और ये फ्यूचर में भी रिस्की रहेगा। इन तीनों फोरकास्टर्स ने गारंटी के साथ कहा था कि 1990 के लास्ट में हाई रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और इनकी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। लैंडिस को नोकिया में 67% स्टॉक का लॉस हुआ, विंस्टार कम्युनिकेशन में 99% का, फ्रोलिक को सिस्को और मोटोरोला में दोनों जगह 70% का लॉस हुआ। तो टोटल मिलाकर के सिस्को इन्वेस्टर्स को $400 बिलियन का लॉस हुआ। 2000 में जब एप्पलगेट ने अज्यूम किया था तब डो जोन्स इंडेक्स 11,000 के करीब था, जबकि NASDAQ 4,400 पर था। हालांकि 2 साल बाद सिचुएशन कंप्लीटली बदल गई थी। डो जोन्स 8,000 पर चला गया और NASDAQ गिर करके 1300 पर पहुंच गया था। तो यहाँ पर हमको ये लेसन मिलता है, हमें यहाँ पर ये सीख मिलती है कि आप रिटर्न्स पर जितना हाई अज्यूम करोगे उतना ही नीचे गिरोगे। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हाई प्राइस स्टॉक्स पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। फोरकास्टर चाहे कुछ भी बोले, कंपनीज की प्रॉफिट कमाने की भी एक लिमिट होती है और इसीलिए इन्वेस्टर्स को भी पैसे इन्वेस्ट करने की एक लिमिट रखनी चाहिए। हम बोल सकते हैं कि हाई प्राइस स्टॉक्स ऑल टाइम बास्केटबॉल सुपरस्टार माइकल जॉर्डन जैसे हैं। जब शिकागो बुल्स ने उसे टीम में रखा तो टीम को कई सारे सपोर्टर्स मिल गए थे, एडमायर करने वाले मिल गए थे। शिकागो बुल्स माइकल जॉर्डन को टीम में खेलने के लिए हर साल $34 मिलियन पे कर रहा था। माइकल जॉर्डन चाहे कितना भी ग्रेट प्लेयर क्यों ना हो, बुल्स का उसे हर साल $340 या $3.4 बिलियन या फिर $34 बिलियन देने का कोई तुक नहीं बनता है। ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। इसी तरह इन्वेस्टर्स को भी पैसा सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहिए। याद रहे, पास्ट कभी भी स्टॉक मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं उसकी भी लिमिट होती है। ग्राहम इन्वेस्टिंग का एक सिंपल रूल बताते हैं, बाय लो एंड सेल हाई, यानी कम में खरीदो और ज्यादा में बेचो। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ज्यादातर लोग इसके एकदम अपोजिट चलते हैं और हाई प्राइस में खरीद करके उसे लो प्राइस में बेच देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी एक्सपर्ट को कोई एडवाइस देते हुए सुनो तो रूल ऑफ अपोजिट याद रखिएगा। जितना ज्यादा कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहता है उतना ही वो शॉर्ट टर्म में गलत साबित होता है। आगे अब बात करते हैं जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए हम 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। पहला है एक्टिव अप्रोच। अगर आप किसी स्पोर्ट्स फैन की तरह है तो ये तरीका आपके लिए एकदम सही है। एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब है कि हम हमेशा अलर्ट रहते हैं, मार्केट को स्टडी करते रहते हैं और अपने सेट ऑफ स्टॉक्स और बॉन्ड्स को केयरफुली सिलेक्ट करते हैं। सेकंड है पैसिव अप्रोच। अगर आप थोड़े लेजी टाइप और रिलैक्स रहने वाले लोगों में से है तो ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है कि हम परमानेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पर हमें बार बार मार्केट की एक्टिविटीज को ट्रेस ना करना पड़े। तो ये दोनों ही अप्रोच इंटेलिजेंट है। इसके पीछे आइडिया सिर्फ यही है कि आप इनमें से अपने लिए राइट अप्रोच को चूज करें। क्या आपको एक्साइटमेंट पसंद है या आप रिलैक्स बैठना पसंद करते हैं? इस स्टेप के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप बॉन्ड्स पर कितना पैसा लगाना चाहते हैं और स्टॉक्स पर कितना। तो नॉर्मली बॉन्ड्स में रिस्क मिनिमम होता है, इसलिए इनका रिटर्न्स भी कम होता है, जबकि स्टॉक्स में हाई रिस्क और हायर रिटर्न्स के चांस होते हैं। वैसे यहाँ तक आने के बाद में आई एम श्योर आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स आखिर होते क्या है, और पूरी समरी में इनका जिक्र तो बार बार आ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। जब एक नई कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो 2 तरीके से पैसे को रेज कर सकती है।
एक है उधार यानी कि लोन्स लेकर के और दूसरा है कि अपनी कंपनी के शेयर्स को बेच करके। तो अब स्टॉक्स और बॉन्ड्स एक तरीके के सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है जो कि आपको मिलते हैं। मान लीजिए कि आपने कंपनी को 10,000 उधार दिए यानी डेट दिया, तो आपको एक बॉन्ड सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि कंपनी आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 20,000 रुपए देगी। वैसे ही स्टॉक सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि आपने उस पर्टिकुलर कंपनी के कितने शेयर्स खरीद लिए हैं। अब मान लीजिए कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और उसको बेचने के बाद इतने पैसे नहीं मिलते कि सब बॉन्ड होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स को पैसे चुकाए जाए, तो बैंकरप्सी के केस में पैसा पहले हमेशा बॉन्ड्स होल्डर्स को ही मिलेगा। इसीलिए बॉन्ड्स थोड़े सिक्योर है और स्टॉक्स थोड़े रिस्की। लेकिन अगर कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो बॉन्ड सर्टिफिकेट होल्डर्स को सिर्फ उतने ही पैसे मिलेंगे जितने की उनके बॉन्ड सर्टिफिकेट में है, लेकिन स्टॉक होल्डर्स को कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। इसीलिए स्टॉक्स में हाई रिटर्न्स भी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बेंजामिन ग्राहम के आने से पहले कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों को अपनी एज के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे यंग लोग ज्यादा रिस्क को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ओल्डर लोगों को लोअर रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। एग्जांपल के लिए एक 28 साल का प्रोफेशनल अपना 72% पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकता है, लेकिन एक 81 साल के बुजुर्ग को सिर्फ 19% ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ग्राहम तो इस आइडिया को भी बिल्कुल नहीं मानते। वो बोलते हैं कि जो एज है ना वो मैटर ही नहीं करती है। मैटर तो ये करता है कि आप एक इन्वेस्टर के तौर पर कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है। ग्राहम एडवाइस देते हैं कि हर इन्वेस्टर को एटलीस्ट 25% बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट आपको अनप्रेडिक्टेबल स्टॉक मार्केट से प्रोटेक्ट करेगी। आइए अब हम इन दो सिनेरियोस पे नजर डालते हैं। मिसेस स्मिथ 85 इयर्स की विडो है, उन्हें मंथली पेंशन मिलती है, उनके कई सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जिन्हें वो अपनी इनहेरिटेंस देना चाहती है और मिसेस स्मिथ के बैंक में $3 मिलियन भी है। इसी बीच एक जॉन नाम का बैंक एम्प्लॉय है जिसकी एज 25 है। वो शादी करके सेटल होना चाहता है, इसीलिए जॉन अपनी शादी और अपने ड्रीम हाउस के लिए पैसा बचा रहा है। अब इन दोनों में से किसे ज्यादा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन ज्यादा रिस्क ले सकता है? अगर हम एज के हिसाब से अज्यूम करें तो मिसेस स्मिथ को कम रिस्क लेना चाहिए, लेकिन उनके पास जॉन से ज्यादा पैसा है। ग्राहम सजेस्ट करते हैं कि सभी इन्वेस्टर्स को, चाहे वो यंग हो या ओल्ड, किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और जिंदगी भी। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप सिंगल हैं? क्या आप फ्यूचर में फैमिली प्लान कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई स्टेबल इनकम है? अगर आपकी सिचुएशन भी मिसेस स्मिथ जैसी है तो आप 75% स्टॉक्स में और 25% पैसा बॉन्ड्स या कैश में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉन की तरह है तो आपको अपना 75% बॉन्ड या कैश में इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ये सोच करके कभी भी ज्यादा स्टॉक नहीं लेगा कि स्टॉक प्राइस अभी हाई है, क्योंकि उसमें पेशेंस और डिसिप्लिन होता है। स्टॉक प्राइस से ज्यादा अपनी नीड्स को देखिए, अपनी जरूरतों को देखिए। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी जरूरतों के हिसाब से बराबर है? तो ग्राहम यहाँ पर एडवाइस देते हैं कि हर 6 महीने में अपनी प्रोफाइल का एनालिसिस करते रहे, ताकि आप इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचे रहे और आपका पैसा बर्बाद ना हो। तो इसी बेहतरीन एडवाइस के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स के बारे में। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो जानता है कि स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क है और कैसे वो खुद को डिफेंड कर सकता है। बॉन्ड्स अक्सर कम रिटर्न्स देते हैं, इसीलिए उस प्राइस पर स्टॉक्स खरीदना लॉजिकल होगा जो आपके लिए काम करता है। एक परमानेंट ऑटो पायलट पोर्टफोलियो रखना प्रैक्टिकल डिसीजन होगा, जिसमें वो स्टॉक्स होते हैं जो आप हमेशा रखते आए हैं। लेकिन स्टॉक चूज करने से पहले कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। एक बार आपका ये परमानेंट पोर्टफोलियो बन जाए तो ये आपको हमेशा स्टॉक शॉपिंग से बचाएगा। एक डिफेंसिव और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का नंबर 1 रूल यही है कि हमेशा अपना होमवर्क करें। जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कीजिए। पीटर लिन जो कि फिडेलिटी मैगलन के ओनर लोगों को एडवाइस करते हैं कि हमेशा कॉमन नॉलेज को यूज कीजिए। किसी नए रेस्टोरेंट, टूथपेस्ट या जींस के ब्रांड की पॉपुलैरिटी से ये पता चल जाता है कि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। अगर आप एक सही कंपनी ढूंढ ली है तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम तो हो गया। तो अब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कीजिए। जैसे कि एक्ट्रेस बारबरा स्ट्रेसैंड अपनी डे ट्रेडिंग के लिए काफी पॉपुलर है। उनका तरीका बताता है कि मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं। 1999 में उन्होंने कहा कि वो रोज स्टारबक्स इसलिए पीती है क्योंकि उन्होंने स्टारबक्स के स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। एक एग्जांपल और है कि बहुत से लोगों ने Amazon.com में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि उन्हें ये वेबसाइट पसंद है, या लोगों ने E-Trade स्टॉक इसलिए खरीदे क्योंकि ये उनका पर्सनल ऑनलाइन ब्रोकर है। तो कुछ लोग किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनकी ऑफिस बिल्डिंग शहर में ही है। लेकिन किसी कंपनी को उसकी असली वैल्यू से ज्यादा मत सोचिए। अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है तब शायद आपको उसकी कमियां दिखाई नहीं देगी, इसीलिए लेजी इन्वेस्टर मत बनिए। अब अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर है जो हमेशा अपना होमवर्क करता है तो यही सही टाइम है स्टॉक्स लेने का। आप भी इन टिप्स का फायदा उठाकर एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन ब्रोकर वेबसाइट को चेक कीजिए, जैसे कि sharebuilder.com या foliofund.com। ये ब्रोकर वेबसाइट्स पर ट्रांजैक्शन सिर्फ $4 चार्ज करती है और इन्वेस्ट करने के लिए कोई मिनिमम अकाउंट बैलेंस लिमिट भी नहीं है। इसमें आप अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट से पैसा डाल सकते हो या फिर अपने डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कुछ ऐसी कंपनीज भी अवेलेबल है जो कि अपनी वेबसाइट्स के थ्रू स्टॉक ऑफर करती है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी ब्रोकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना भी फायदे का सौदा है। ये इन्वेस्टमेंट लो रिस्क और लो कॉस्ट होती है। इसमें मेंटेनेंस ना के बराबर होती है और ना ही मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। म्यूचुअल फंड्स एक तरीके से सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं क्योंकि इसमें अप डाउन और अनप्रेडिक्शन रिजल्ट बहुत कम होते हैं। वैसे वॉरेन बुफे के अकॉर्डिंग इंडेक्स फंड्स सबसे बेस्ट है। और इसी के साथ आगे जानते हैं पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। आइए इसे समझते हैं। डे ट्रेडिंग का मतलब क्या है? एक्चुअली डे ट्रेडिंग का मतलब है स्टॉक्स को एक शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करके रखना। बहुत से लोग डे ट्रेडिंग करते हैं लेकिन असल में ये फाइनेंशियल सुसाइड का सबसे इजी मेथड माना जाता है। जी हाँ, जब आप डे ट्रेड करते हो तो कभी आपको प्रॉफिट होता है लेकिन ज्यादातर इसमें लॉस ही होता है। एक्चुअली में इसका सबसे ज्यादा फायदा आपके ब्रोकर को होता है। डे ट्रेडर्स हमेशा अपने स्टॉक्स की खरीद और बेच को लेकर के एक्साइटेड रहते हैं और इसी वजह से वो हाई प्राइस में लेते हैं और लो प्राइस में बेच देते हैं। याद रहे, जब भी आप अपने स्टॉक्स की खरीद बेच करते हैं तो आपको ब्रोकर को भी पे करना होता है। जितना ज्यादा आप डे ट्रेड करेंगे उतना कम रिटर्न्स आपको मिलेगा।
जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप पे करते हैं उसे मार्केट इंपैक्ट बोला जाता है। हालांकि आपका ब्रोकर इसे स्टेटमेंट में दिखाता नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए 1000 शेयर खरीदना चाहते हो। अब क्योंकि आप जल्दीबाजी में हो इसीलिए आप नॉर्मल प्राइस से 5 सेंट ज्यादा देकर स्टॉक्स लेते हो, तो यहीं पर आपको $50 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। सेम चीज होती है जब आप सेल करना चाहते हो। जल्दी के चक्कर में आप अपने शेयर लो प्राइस में बेच देते हो। मान लो आपका स्टॉक कोई वुड का टुकड़ा है यानी कि लकड़ी का टुकड़ा है, तो हर बार खरीद या बेच के टाइम आप इसे सैंड पेपर से घिस रहे हो। क्योंकि आप खरीदने के लिए उतावले हो तो 4% एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, और क्योंकि आपको इसे जल्दी बेचना भी है तो आप 4% और पे करते हो। तो टोटल मिलाकर के आपने अपनी वुड का 8% वेस्ट कर दिया। एक बहुत ही फेमस कहावत है, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, डू समथिंग, यानी सिर्फ खड़े मत रहो, कुछ करते रहो। लेकिन ये चीज इन्वेस्टिंग में अप्लाई नहीं होती है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इसका एकदम अपोजिट करेगा। वो कहेगा कि डोंट डू समथिंग, जस्ट स्टैंड देयर, यानी कुछ मत करो, बस खड़े रहो। जब आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक्स लेते हैं तो आपको रिटर्न्स भी ज्यादा मिलता है। तो आइए अब आगे बात करते हैं पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, द पॉजिटिव साइड। इसे भी समझते हैं। ग्राहम के बाइंग लो एंड सेलिंग हाई के गोल्डन रूल को आप कितना फॉलो करते हो? हर कोई टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि कॉर्पोरेट जायंट्स इतनी इजीली बैंकरप्ट नहीं होते और रिटर्न्स भी ज्यादा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि जितना ज्यादा ये ग्रो करते हैं उतने ही फास्ट इनके स्टॉक प्राइस बढ़ते जाते हैं। 1995 से 1999 के बीच कंपनीज होम डिपो, जनरल इलेक्ट्रिक, माइक्रो सिस्टम हर साल ग्रो करती है। सिर्फ माइक्रो सिस्टम और होम डिपो का रेवेन्यू डबल हो गया था। दोनों कंपनीज ने पर शेयर में ट्रिपल अर्निंग की। जीई का रेवेन्यू 29% तक पहुंच गया था। इसकी अर्निंग पर शेयर बढ़कर के 65% तक हो गई थी। उस टाइम ये स्टॉक्स टॉप पर थे, इसीलिए काफी एक्सपेंसिव हो गए थे। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक्स की ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ से आगे निकल जाती है, इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हाई प्राइस स्टॉक्स लेते हैं अक्सर उन्हें उतना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं मिलता है। हम इस बात को कुछ और लेसन्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक्सट्रीमली हाई प्राइस दे रहे हैं तो चाहे कंपनी कितनी भी टॉप पर क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट के लिए गुड चॉइस नहीं है। इसे हम फाइनेंशियल फिजिक्स बोलते हैं। जितनी बड़ी कोई कंपनी होती है उतनी ही स्लो उसकी ग्रोथ होती है। जैसे कि कोई न्यू कंपनी है जिसकी वर्थ $1 बिलियन है, तो जाहिर है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अपनी सेल्स इजीली डबल कर लेगी। लेकिन अगर कंपनी के स्टॉक $50 बिलियन तक पहुंच जाते हैं तो ये $50 बिलियन सेल्स कहां से लाएगी? अब आप किसी टॉप कंपनी के इतने महंगे शेयर्स कैसे ले सकते हैं? तो यहाँ पर हम अपने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स को एक ट्रिक बता रहे हैं। हर बड़ी कंपनी आए दिन किसी न किसी प्रॉब्लम या कंट्रोवर्सी में फंसती है। उस टाइम उनकी प्रसिद्धि कम होती है, इसलिए उनके स्टॉक प्राइस भी कम हो जाते हैं। जैसे कि 2002 में जॉनसन एंड जॉनसन पर केस चला था कि वो अपनी एक फैक्ट्री में फॉल्स रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं। उस टाइम कंपनी के स्टॉक एक ही दिन में 16% तक घट गए थे, इसलिए हर शेयर का प्राइस भी काफी कम हो गया था। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स इस तरह की अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। जब ज्यादातर लोगों को जॉनसन एंड जॉनसन पर डाउट हुआ तो आप लोअर प्राइस में स्टॉक्स लेकर के रख लीजिए, और जब कंपनी का इशू रिजॉल्व हो जाए तो आप वो स्टॉक्स हाई प्राइस पर बेच दीजिए। तो इसी के साथ आगे जानते हैं द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस के बारे में। मार्केट फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टॉक प्राइसेस अप एंड डाउन होना। ग्राहम कहते हैं कि फ्लक्चुएशंस की रिपोर्ट्स को इग्नोर करना ही बेहतर है, क्योंकि इससे आप दूसरे इन्वेस्टर्स के मूड से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। इनकॉमी कॉर्प एक टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी थी। जून 1998 में मार्केट में आने के बाद इसके शेयर्स 1900% यानी कि 1900% तक इंक्रीज हो गए थे। दिसंबर 1999 में शेयर प्राइस ट्रिपल हुए और मार्च 2000 में शेयर अपने पीक प्राइस $231.62 पर पहुंच गए थे। लेकिन इनटॉप के शेयर इतने फास्ट रेट से क्यों बढ़ रहे थे? सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है कि कंपनी फास्ट ग्रोथ कर रही थी। दिसंबर 1999 में इंकटॉप ने $36 मिलियन की सेल्स की थी। अगर अगले 5 सालों तक यही ग्रोथ रही तो इसका रेवेन्यू $36 मिलियन पर क्वार्टर से $5 बिलियन पर मंथ पर पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन सच तो ये था कि इंकटॉप लॉस में चल रही थी। हाँ, बेशक कंपनी ने सेल्स में $36 मिलियन कमाए थे, लेकिन उसी क्वार्टर में इसे $6 मिलियन का भी लॉस हुआ था। कंपनी को 2 महीने पहले $24 मिलियन का लॉस हुआ था और $24 मिलियन का उससे पहले साल में जब से इंकटॉप शुरू हुई थी एक्चुअली में इसने प्रॉफिट कमाया ही नहीं था। फिर भी इन्वेस्टर्स ने इस न्यू कंपनी पर टोटल $25 बिलियन इन्वेस्ट कर लिए थे। $231.62 के पीक पर पहुंचने के 2 साल बाद इंकटॉप के शेयर प्राइस घट करके सिर्फ 25 सेंट्स हो गए थे। इसकी मार्केट वैल्यू $25 बिलियन से सिर्फ $40 मिलियन तक रह गई थी, और वो भी बावजूद इसके कि कंपनी ने $113 मिलियन का रेवेन्यू कमाया था। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था? इस एक्सट्रीम चेंज का रीजन क्या था? इसे आप स्टॉक मार्केट मूड स्विंग का एक और एग्जांपल मान सकते हैं। 2000 की स्टार्टिंग में इन्वेस्टर्स टेक कंपनीज में धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन 2 साल बाद इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को डाउट होने लगा था। यही याहू के साथ हुआ। याहू ने $1.65 पर शेयर के साथ इंकटॉप को एक्वायर किया था। इस सिचुएशन में याहू को इंटेलिजेंट इन्वेस्टर माना जा सकता है कि एक बड़ी कंपनी ने इंकटॉप जैसी कंपनी जो कि ज्यादा पॉपुलर नहीं थी उसका फायदा उठाया। और ग्राहम के कहने का यही मतलब है कि पेसिमिस्ट से खरीदो और ऑप्टिमिस्ट को बेच दो। यानी जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी की वैल्यू कम है उनसे खरीदो, और जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा है उन्हें शेयर्स बेच दो। तो आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट नेचर से कितनी बाइपोलर है। तो अब क्या आप इसे अपने डिसीजन को अफेक्ट करने दोगे? स्टॉक मार्केट का काम है प्राइस सेट करना, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के तौर पर आपका काम है अपने लिए खुद डिसीजन लेना। 1999 में जब टेक कंपनीज के स्टॉक प्राइस आसमान छू रहे थे तो हर कोई अपना पैसा इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता था, क्योंकि लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इसीलिए उन्होंने इस फैक्ट को इग्नोर कर दिया था कि ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज के शेयर कम हो रहे हैं, जैसे कि कोका कोला, जिलेट, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह। इनके प्राइस 24.9% तक ड्रॉप हो गए थे।
तो अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं तो आप कभी भी बाकियों की तरह टेक कंपनीज के हाई प्राइस स्टॉक्स नहीं लेंगे, बल्कि आप सिचुएशन का फायदा उठाएंगे और लार्ज अनपॉपुलर कंपनीज के शेयर को खरीदेंगे। जब आप कोका कोला जैसी कंपनीज के चीप शेयर्स ले सकते हैं तो टेक स्टार्टअप के हाई प्राइस स्टॉक्स लेने का फायदा नहीं है। तो लेसन ये है कि आप स्टॉक मार्केट को खुद पर हावी ना होने दें, बल्कि अपने डिसीजन खुद कंट्रोल करें। स्टॉक प्राइसेस तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप 5 प्रैक्टिकल चीजें तो कंट्रोल कर सकते हैं जो हमने इस बुक समरी में बताई है। सबसे पहले कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिटर्न्स को लेकर के एक रियलिस्टिक अप्रोच रखें। सेकंड है कि आपका रिस्क, आप कब, कहां और कितना इन्वेस्ट करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए। थर्ड, आपकी नॉलेज, आप चीप प्राइस में स्टॉक खरीदो और पेशेंस रखो। फोर्थ है आपके टैक्स बिल्स, अगर आप अपने स्टॉक 1 साल या 5 साल के लिए रखते हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका अपने बिहेवियर में कंट्रोल हो। जब सब खरीद रहे हैं तो आप मत खरीदिए, और जब सब बेच रहे हैं तो आप मत बेचिए। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो अपने परमानेंट पोर्टफोलियो की लिस्ट ऑफ कंपनी से टाइम टाइम पर सेल करता है। वो तभी बेचता है जब उसे वाकई में पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बीमारी, हाउस पेमेंट या कॉलेज फीस के लिए। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन की ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, बल्कि वो अपनी जजमेंट पर डिपेंड रहता है। और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने स्टॉक 10 सालों तक भी होल्ड कर सकता है। तो इस समरी का कंक्लूजन ये निकलता है कि आपने इस किताब में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में जाना, आपने स्पेकुलेशंस और झूठी भविष्यवाणी के बारे में भी जाना, आपने ये भी सीखा कि अपना परमानेंट ऑटो पायलट पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करें, आपने डे ट्रेडिंग और मार्केट फ्लक्चुएशंस के बारे में जाना। आपकी फाइनेंशियल आउटकम आपके हाथ में है, किसी भी आउटसाइड फैक्टर्स को खुद पर कंट्रोल ना करने दें। रिच और सक्सेसफुल बनने की पावर आपके खुद के हाथों में है, इसीलिए भीड़ का हिस्सा ना बने, बल्कि औरों से हटकर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बने। तो दोस्तों, इन्हीं सारी बातों के साथ और बहुत ही अमेजिंग एडवाइसेस के साथ ये समरी तो यही खत्म होती है, लेकिन आई एम श्योर कि आपकी और मेरी जर्नी थोड़ी और स्पीड में शुरू होगी स्टॉक मार्केट के फील्ड में, राइट? तो अभी बहुत सारी बातें आपको समझ में आई, कैसी लगी ये समरी, कौन कौन सी चीजें आप अप्लाई करने वाले हैं, कहाँ गलती हो रही थी, ये सब बातें आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं, किस किताब के बारे में, वो भी हमें लिख भेजिए। और साथ ही जो आपका ढेर सारा प्यार है, जिसमें तारीफ हो सकती है, आइडिया हो सकता है, सजेशन हो सकता है, वो सब आप हमें भर भर के भेजते रहिए। तो भेजते रहिए यूं ही, और इसी के साथ आगे मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, यूं ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।